हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे मेरे चैनल पे होता है कमेंट चर्चा डे, यानी कि आपके कमेंट्स को पिक करके मैं उस पर आपको जवाब देती हूँ जो भी आपने मुझसे पूछा होता है। तो आज की वीडियो के लिए कुछ कमेंट्स है मेरे पास जो मैंने पिक करे हैं, जिसपे हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है पूरी चर्चा सुनने के लिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल आप मुझे लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी अच्छा लगे इस वीडियो में, तो एक थम्स अप करके लाइक जरूर करना है और शेयर करना है। और पहली बार मेरे चैनल पे है तो सब्सक्राइब भी करना है। आपको सब पता ही है क्या करना है, तो जल्दी जल्दी से कर लो फिर। और आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट कमेंट है मेरे पास, मैम मेरा एज 30 इयर्स है। मेरा क्राउन एरिया हेयर थिन एंड बहुत कम हो गया है। साइड के हेयर एंड बैक साइड हेयर अभी भी हैं। सो क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाना सही होगा? हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, इतने पैसे हैं आपके पास, क्योंकि पैसे लगते हैं थोड़े सर्जरी में, तो अगर आपके पास है इतना कि आप अफोर्ड कर पाओगे तो आप डेफिनेटली करा सकते हो। एक चीज आप ध्यान में रखिए कि इसके बाद में, इस ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद में, आपको बाहर जाने से मना किया जाएगा कुछ टाइम के लिए, मे बी लाइक 15-20 डेज से लेके 1 महीने तक का। मतलब ऐसा कहा जाता है कि बाहर नहीं जाना, क्योंकि बाहर पोल्यूशन, डर्ट वगैरह है, तो उससे खुद को बचाना होता है, स्कैल्प को, जहां पे आपका ट्रीटमेंट हुआ है। सो अगर आप ये कर पाओगे या नहीं, इस बारे में आप थोड़ा सा सोच लीजिए और किसी भी अच्छे डरमैट के पास जाके एक बार उनसे कंसल्ट कर लीजिए कि ये आपके लिए सुटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, क्या चार्जेस लगेंगे, सब कुछ एक बार आप डिस्कस कर लोगे तो शायद वहां से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो शिवानी मैम, काइंडली रिप्लाई दीज आर माई क्वेरीज इन सिंपल वर्ड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो फैप एंड सीमन रिटेंशन? नो फैप का मतलब होता है कि आप कोई भी अडल्ट कंटेंट नहीं देखोगे, पॉर्न वीडियोस वगैरह नहीं देखोगे और मैस्टरबेशन भी नहीं करोगे, लेकिन इसमें आप रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। और सीमन रिटेंशन में ये होता है कि आप अपना सीमन को इजैकुलेट करोगे ही नहीं, आपका इजैकुलेशन होगा ही नहीं। तो मतलब आप किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं पड़ोगे जिससे कि आपका इजैकुलेशन हो। तो ये डिफरेंस है दोनों में। नो फैप किया जाता है एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए, अपने मेंटल लेवल पे वर्क करने के लिए। और सीमन रिटेंशन जो होता है वो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं अपने, या स्पिरिचुअल पाथ पे, वो ये मतलब डिसाइड करते हैं कि उनको अपनी सारी जो एनर्जी है वो अपने काम में लगानी है या अध्यात्म में लगानी है। सो वो लोग सीमन रिटेंशन करते हैं और किसी भी तरीके की सेक्सुअली एक्टिविटी नहीं करते हैं, ना ही उस वजह से उनका फिर इजैकुलेशन होता है। और जो भी उनका बॉडी एनर्जी है, तो वो ऐसा मानते हैं कि वो सब उनको फोकस करना है, वो पूरा एनर्जी फोकस करना है जो उनका आगे पाथ है उस पे। नेक्स्ट आपने पूछा है, इफ सेक्स इज नॉट रॉन्ग देन व्हाई डू पीपल अवॉइड डूइंग सेक्स ड्यूरिंग फेस्टिवल डेज? देखिए, हिंदू फेस्टिवल्स का मैं जहां तक आपको बताऊं तो हम लोग त्योहारों में पूजा पाठ करते हैं। होली की भी पूजा होती है, दिवाली की भी पूजा होती है, और भी जो त्योहार होते हैं, नवरात्रि हो गई, तो उन सब में हमारी पूजा इंक्लूड रहती है। अब पूजा वगैरह आपकी खत्म हो गई, वो पूजा वाला डे खत्म हो गया, उस टाइम पे आप उसके बाद में रात को करना चाहें, दैट इज फाइन। लेकिन ये होता है ना कि आप अपने सच्चे मन से, अच्छे मन से, साफ मन से, और आपकी बॉडी भी एकदम साफ सुथरा करके, नहा धो के, ब्रश वगैरह करके, तो वैसे आप किसी भी पूजा में बैठते हो। सो ये रीजन होता है कि फेस्टिवल डेज में लोग अवॉइड करते हैं, अपना मन भी उनका साफ रहे और उनकी बॉडी भी साफ रहे। नेक्स्ट कमेंट है, HIV STD क्या होता है, प्लीज एक्सप्लेन। HIV एक वायरस है, फुल फॉर्म में यहाँ के स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और STD मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी होते हैं। ये ऐसे वायरस इन्फेक्शन डिसीजेस हैं जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान एक बंदे से दूसरे बंदे में, दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर हो जाते हैं और उसको भी वो लग जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप प्रोटेक्शन का यूज कीजिए, कॉन्डोम्स का यूज कीजिए, जिससे कि वो एक बैरियर का काम करता है। तो वो प्रेगनेंसी से तो बचाता ही बचाता है, इस तरीके के वायरस और इन्फेक्शन ट्रांसफर होने से भी बचाता है। और एक और चीज, ये चीजें ओरल सेक्स के दौरान भी ट्रांसफर हो सकती हैं, एनल के दौरान भी और नॉर्मल सेक्स के दौरान भी। सो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि नॉर्मल सेक्स नहीं किया पर दूसरी तरीके से हम अगर कुछ करें तो नहीं होगा, उससे भी हो सकता है। नेक्स्ट कमेंट है, what types of changes occur after first coitus of a couple, both physical and psychological? I heard that girls feel awkward in walking in morning if she was virgin and have intercourse last night. Is it true? देखिए, क्या चेंजेस आते हैं किसी लड़की के अंदर, क्योंकि लड़की के अंदर ज्यादा चेंजेस आते हैं, तो उसमें मैंने अलग से बात की हुई है फिजिकल चेंजेस के बारे में कि उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे।
तो उस पे मेरी वीडियो है अलग से पूरी, तो उसको आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी उस वीडियो का। साइकोलॉजिकली तो देखिए हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की थिंकिंग अलग है, तो उसकी लाइफ में कितना चेंज आया है उस बेस पे डिपेंड करेगा कि साइकोलॉजिकल क्या चेंज आते हैं। बाकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती ही है, क्योंकि लड़कियों को तो अक्सर ऐसे मतलब बोला भी जाता है ना कि शादी के बाद ऐसे होगा वैसे होगा, तो पता नहीं कैसे होगा, बहुत ही अननोन चीजें होती हैं, नई जगह पे रहना, नई फैमिली को अपनाना, उनके साथ रहना, तो बहुत मतलब एक इमोशनल जर्नी के थ्रू एक लड़की गुजर रही होती है। वहीं एक लड़के के मन में भी होता है कि कोई नया पर्सन है, उसके साथ शुरू से ही एक बॉन्डिंग अच्छी बने और हमारी जो एक कपल लाइफ है वो अच्छी बनी रहे। दोनों के ही मन में नर्वसनेस भी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है, और बाकी तो डिपेंड करता है हर किसी के अलग अलग सिचुएशन पे कि किस सिचुएशंस में या किस एज में उनकी शादी हुई है उस बारे में। और दूसरा जो आपने पूछा है कि अगर लड़की वर्जिन है तो फर्स्ट नाइट इंटरकोर्स के बाद में उसको वॉकिंग में प्रॉब्लम होगी या नहीं। देखिए हर लड़की की बॉडी अलग अलग है और वो कैसे फील करती है या क्या होता है वो अलग है, लेकिन कुछ केस में बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन ऐसी हो जाती है कि गर्ल्स का जो प्राइवेट एरिया है उस पर स्वेलिंग आ गई, उसमें कट्स आ गए, उसमें बम्प्स आ गए, वहां से बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही है और चलने वगैरह में भी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसको लिटरली इंजरीज हुई होती हैं, मतलब छोटी मोटी इंजरीज हुई होती हैं। और वो ऐसे केसेस में होता है कि जब उसके साथ जबरदस्ती इंटरकोर्स किया जाए, और ये सिर्फ रेप के केसेस में ही नहीं होता, ऐसे भी होता है कि कई बार मतलब ऐसा कैसे एक्सप्लेन करूं कि मतलब वो लड़का इतना भरा बैठा होता है कि लिटरली अपनी बीवी पे टूट पड़ता है, ना तो वो उसको रेडी करता है, ना कोई फोर प्ले होता है, ना उसकी कोई मर्जी पूछी जाती है, ना उससे कंसेंट लिया जाता है, लिटरली जबरदस्ती करके उसके साथ संबंध बनाना। अरे भाई वो तुम्हारी बीवी है, उसकी इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, यही तो पहली रात है जब तुम अपना इतना गंदा इंप्रेशन उसके ऊपर बना रहे हो या अच्छा बना रहे हो। उसके साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उससे बात करो, उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराओ, लेकिन कुछ केसेस में बिल्कुल लिटरली जबरदस्ती की जाती है, और ऐसे ही केसेस में इस जबरदस्ती के चलते उसका आफ्टर रिजल्ट ये सब होता है जो मैंने पहले मेंशन किया। कई केसेस में इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि लिटरली यूरिन करने में ब्लड आ रहा है या पूरा पॉट मतलब भर जा रहा है, इतनी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये नॉर्मल केसेस नहीं होते हैं, आपने या तो कोई जबरदस्ती की है लड़के ने, या फिर उस लड़की का मतलब मन नहीं था, वो रेडी नहीं थी तो उस चक्कर में हुआ है, या फिर वर्जिन थी और मल्टीपल टाइम्स जबरदस्ती संबंध बनाए गए हैं जिससे कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में इस तरीके की इंजरी के चलते हुआ है, और ऐसे में कई बार मेडिकल हेल्प लेने की भी जरूरत पड़ जाती है। और आप सोचो कि लड़की की नई नई शादी हुई है, हस्बैंड ने खुद उसके ये किया है जिसपे वो इतना ट्रस्ट करके एक जीवन साथी बनके जिसकी आई थी, और जो घर वाले हैं लड़के के उनको क्या ही बोले वो, तो वो खुद कितनी बार सोचो ऐसी सीवियर सिचुएशंस में सफर करती रहती है। और जितनी भी लड़कियां देख रही हैं तो देखिए आपके पास हक है मना करने का या उनको बोलने का कि अभी आप रेडी नहीं हो या आपको टाइम चाहिए। और जितने भी लड़के देख रहे हैं तो देखिए वो आपकी वाइफ है, ठीक है, वन नाइट के लिए लेके नहीं आए हो तुम उसको कि उस पर टूट पड़ोगे। सो बी रिस्पेक्टफुल एंड थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दिखाओ। मतलब कुछ लड़कों की थिंकिंग होती है कि जैसे लड़कियां उनसे कहीं बिल्कुल नीचे हैं, या अब शादी हो गई तो लड़कियों का फर्ज है उनको मतलब सेक्सुअली सेटिस्फाई करने का। भाई थोड़ा सा उसको मतलब थोड़ा सा तो टाइम दो, कितना इमोशनली उसके साथ कुछ चल रहा होगा, तो धीरे धीरे करके ही चीजें होंगी ना। सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो। मैंने खैर कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, छोटा सा क्वेश्चन था, पर मैंने आपको समझाया इस चीज की सिवियरिटी, एंड आई होप कि मेरे इस मैसेज को अगर कुछ लोग भी अगर फॉलो करके अपने आप को चेंज कर पाए तो शायद उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी आगे, और उनकी वाइफ की नजरों में भी उनकी इज्जत बनी रहेगी, ना कि वो ये सोचेगी कि आपने लिटरली उसको रेप किया है फर्स्ट नाइट पे। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। शिवानी मैम, मेरा सवाल है कि बॉय के लिए एनल हेयर कैसे क्लीन करें, प्लीज बताएं। बॉल्स हेयर और एनल हेयर कैसे क्लीन। देखिए बहुत सारे मेथड होते हैं हेयर रिमूव करने के, उसमें से आपको जो भी सुटेबल लगता है वो आप कर सकते हैं। सबसे इजी मेथड जो होता है वो होता है ट्रिमर यूज करने का, रेजर यूज करने का। कुछ लोग वैक्सिंग कराते हैं, आई नो वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकता है। कुछ लोग लेजर के थ्रू भी हेयर रिमूव करवाते हैं। हेयर रिमूविंग क्रीम्स एंड स्प्रे भी आते हैं, वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सा ब्रांड वगैरह यूज कर रहे हो, और वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो प्राइवेट एरिया के लिए सेफ है या नहीं है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा केमिकल तो नहीं है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। वैसे मेरी इस पे अलग से वीडियो भी है,
अलग अलग ये सारे मेथड्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके उसमें बताए हुए हैं। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, आप उसे देख सकते हो और फिर देन इट्स योर चॉइस कि जो भी आपको सुइटेबल लगे आप वो मेथड यूज कर लेना। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हबी हाइपर सेक्सुअल हो, उसको बार बार डेली सेक्स करने का मन होता हो बट वाइफ उतना ना करे, वाइफ सिर्फ वीक में 1 या 2 बार करे, बिकॉज वाइफ बच्चा भी देखती है, घर का काम भी, ये रीजन दे, या वाइफ को उतना हाइपर सेक्सुअल ना हो तो कैसे बैलेंस करे सेक्सुअल लाइफ? क्या उस केस में, देखिए हाइपर सेक्सुअल जो आपने टर्म यूज किया है ना, अगर सच में कोई पर्सन हाइपर सेक्सुअल है तो ये एक बीमारी है, ये मेंटल डिसऑर्डर है और इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है इस पर्सन को, ठीक है। उसकी वाइफ कितना भी कर ले वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, और हो सकता है कि वो इस प्रोसेस में, मतलब खुद को सेटिस्फाई करने के प्रोसेस में, वो अपने आप को भी हर्ट कर ले या अपनी वाइफ को भी हर्ट कर ले। ऐसे लोग मैस्टरबेशन भी बहुत हार्श तरीके से करते हैं, सो खुद को भी वो हार्म कर सकता है, दूसरों को भी हार्म कर सकता है इस प्रोसेस में। सो वाइफ का इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके लिए उस पर्सन को खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। इसके लिए आप थेरेपी ले सकते हो, आप काउंसलिंग ले सकते हो, दवाइयां भी आपको दी जाएंगी, सो अपना इलाज कराइए आप। नेक्स्ट कमेंट है दी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है दी, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रूट से कैसे ठीक करें, इसके बारे में आप कोई रेमेडी बताइए, आप नेचुरल तरीके से, या कोई और सोल्यूशन दीजिए। देखिए ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स एक मतलब आफ्टर रिजल्ट है इस चीज का कि हमारी स्किन जो है वो ठीक से क्लीन नहीं हो पा रही है, डीपली क्लीन नहीं हो पा रही है, हमारे जो पोर्स हैं स्किन के वो क्लॉग हो गए हैं, उसमें धूल धूप प्रदूषण की मार पड़ी है, या हम कभी जैसे गर्ल्स मेकअप करते हैं तो उसको अच्छे से हम रिमूव नहीं करते तो वो व्हाइट हेड्स बन जाते हैं स्किन में, पोर्स में वो भरा रह जाता है। सो ये कहीं ना कहीं आफ्टर रिजल्ट है कि आपने अपनी स्किन का थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा है, और इसमें आप ये कर सकते हो कि हफ्ते में 1 बार आप एक थोड़ा सा ऐसा रूटीन बनाइए कि वीक का 1 दिन आपको इसके लिए निकालना है, थोड़ा सा टाइम, लाइक आधा पौना घंटा लगेगा इसमें, जिसमें कि सबसे पहले आप फेस वॉश करिए, उसके बाद में आप स्टीम लीजिए फेस पे। स्टीम जब हम लेते हैं तो पोर्स में जो वो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स फंसे होते हैं ना, वो थोड़े से लूजन होने लग जाते हैं। स्टीम लेने के बाद आपको स्क्रब करना है, कोई भी आप स्क्रब ले सकते हैं जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग सूटेबल हो, या फिर होममेड स्क्रब भी बना सकते हैं। होममेड स्क्रब में आप कॉफी यूज कर सकते हो बेसन के साथ में, और भी बहुत तरीके के होते हैं मेथड, आप ऑनलाइन सर्च कर लेना, मेरी भी वीडियो है वैसे इस पे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के ऊपर, उसमें भी मैंने बताया हुआ है काफी कुछ, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, आप उसे देख लेना, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। सो आप स्क्रब ले लो, उसके बाद में आप फेस पैक लगा लो, तो आप हफ्ते में 1 बार टाइम निकाल के डीप क्लीन करिए अपनी स्किन को। आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, प्रोफेशनल क्लीनअप्स होते हैं ब्लैक हेड्स के लिए भी, तो आप वो ले सकते हैं महीने में 1 बार या 1-2 महीने में 1 बार। तो उससे क्या है ना कि वो प्रोफेशनल लेवल पे अच्छे से आपके ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव कर देंगे, और उसके बाद में आपको डेली बेसिस पे ध्यान रखना है कि आप मेकअप लगा के ना सोएं, मेकअप को अपना रिमूव करिए, बाहर से जब हम आते हैं तो अपना फेस को अच्छे से क्लीन करिए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप फॉलो कर सकते हो, बाकी तो मेरी जो वीडियो है उसको आप देख लेना। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। माय क्वेश्चन इज, आपने बताया था कि मैस्टरबेशन के लिए पॉर्न नहीं देखना चाहिए, तो फिर कैसे करना चाहिए, क्या सिर्फ माइंड में सोच के करना चाहिए अगर वंस अ वाइल करना है, ज्यादा अर्जेस हैं तो? जो अडल्ट कंटेंट होता है उसको देख के करना वो हमें एडिक्शन की तरफ लेके जाता है, इस पे मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाई हुई है, जिसने नहीं देखी है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, वो वीडियो आप जरूर से देखिए। और जहां तक आपने पूछा कि माइंड में सोच के करना, आप कर सकते हो ये चीज कि आप वंस इन अ वाइल कभी कर रहे हो तो आप कुछ सोच रहे हो, थिंक कर रहे हो, दैट इज फाइन, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चीज भी कहीं ना कहीं मैस्टरबेशन के एडिक्शन से निकल के आ रही हो। आपने अपने मन में ये तो बिठा लिया, जैसे मैंने आपको समझाया कि एडल्ट कंटेंट देखना सही नहीं है, लेकिन अब आपके मन में सवाल आया कि लेकिन मुझे मैस्टरबेशन तो करना है, तो फिर मैं कैसे करूं? तो कहीं ये मैस्टरबेशन का एडिक्शन ही तो नहीं है जिसकी वजह से आपके अंदर से सवाल आ रहा है? तो जस्ट थिंक अबाउट इट। देखिए मैं आपको कहीं से भी जज नहीं कर रही हूँ, आप खुद को जज करिए, आप खुद में देखिए कि आप अपना मतलब पैटर्न नोटिस करिए कि आप कितना कर रहे हो। तो अगर आप सच में वंस इन अ वाइल करते हो, दैट इज टोटली फाइन। वंस इन अ वाइल से मतलब होता है महीने में कभी 1-2 बार, और उसका कोई रूटीन भी नहीं होना चाहिए, कभी मन कर गया तो कर लिया, ठीक है। जब सेक्सुअल टेंशन बिल्ड हो रही है आपकी बॉडी में तो कर लिया, उसको आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं करना है, जैसे कि
हफ्ते में कर रहे हो आप 2-3 बार, डेली कर रहे हो या फिर, तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा आप ज्यादा ना करने लग जाओ इसकी वजह से। सो थिंकिंग भी एक लिमिटेड तक ही ठीक रहती है। ज्यादा ओवर अपने मन में चीजें सोचना या फिर फैंटेसीज बनाना, ये भी कहीं ना कहीं गलत हो जाता है कई बार, तो वो भी आप बहुत ज्यादा ना करें, उसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। शिवानी मैम, फीमेल स्क्वर्टिंग जब होता है तो क्या बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि यूरिन या फिर थोड़ा बहुत रिप्लाई? हाँ, जैसे यूरिन होता है उस तरीके का हो सकता है, थोड़ा सा ये बिल्कुल पानी जैसा होता है, बहुत सारा डिस्चार्ज आता है फीमेल को स्क्वर्टिंग के टाइम पे। एंड एक और सवाल है मेरे पास इसी से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ। इन्होंने मुझसे पूछा था कि मेल एंड फीमेल अंडरगो सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेल रिलीज सीमेन which feels pleasurable but female cannot release ovum or any fluid, how they feel pleasure explain deeply। और जिसका रिप्लाई किसी और ने इनको किया है कि फीमेल को स्क्वर्ट होता है, जो कि रेयर होता है कभी कभी, और वो उनका ऑर्गेजम होता है, एंड मोस्ट टाइम दे डोंट गेट इट, इवन ऑर्गेजम इन फीमेल आर नॉट एज ऑफन एंड ऑब्वियस लाइक मेल्स। ठीक है, इतनी बात हमने पढ़ ली। अब थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कशन करना चाहती हूँ। देखो, फीमेल को स्क्वर्ट जो होता है, वो ये सेकंड वाला जो कमेंट है बिल्कुल सही है कि वो कभी कभी ही होता है। वो कभी ऐसी सिचुएशन होगी जब वो एक्सपीरियंस करती हैं, और जब उनको स्क्वर्ट नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको मजा नहीं आ रहा, उनको अच्छा नहीं लग रहा, उनको प्लेजर नहीं मिल रहा। जैसे मेल के केस में भी जब तक उनका एजैक्यूलेशन नहीं हुआ होता है, उससे पहले भी तो वो उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होते हैं ना अपने पार्टनर के साथ में, तो वैसे ही फीमेल भी उस प्रोसेस को एंजॉय करती हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो फीमेल होती है ना, उनके लिए इमोशनल इंटीमेसी ज्यादा मैटर करती है, और वहीं मेल के लिए जो फिजिकल इंटीमेसी है वो ज्यादा मैटर करती है। मतलब फिजिकली अगर वो कुछ कर रहे हैं या सेक्स कर रहे हैं, उस टाइम पे उनको ज्यादा अच्छा लगता है मेल पार्टनर को, और फीमेल पार्टनर को जैसे आप उनसे बात करोगे, उनकी केयर करोगे, फोर प्ले करोगे, उनको कडल करोगे, किस करोगे, तो वो सब प्रोसेस उनके लिए प्लेजरेबल होता है, उससे भी उनको बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो आप सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे वो भी उनके लिए प्लेजरेबल होता है। तो स्क्वर्ट का मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पे ही सिर्फ इंजॉय हो रहा है, उसके अलावा नहीं हो रहा है। हाँ, वो एक पीक होता है कि कभी कभी वो उस पीक तक चली जाती हैं, तब उनको स्क्वर्ट होता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज डिस्कस इट इन नेक्स्ट कमेंट चर्चा वीडियो। मैंने मोबाइल में देखा था कि खाना खाने वक्त या फिर खाना खाने बाद इमीडिएटली पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन आज फिर से एक वीडियो देखा कि इससे डाइजेशन में हेल्प होती है, कौन सी बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, आइडियली ये बोला जाता है कि आपको खाने के बीच में या खाने के तुरंत बाद बहुत सारा पानी नहीं पीना है। मार्क माय वर्ड, बहुत सारा नहीं पीना है, ठीक है? लेकिन थोड़ा बहुत आप पी सकते हो। जैसे खाने के दौरान अगर आपको थोड़ा बहुत सिप करना है, आप कर सकते हो। खाना खाने के जस्ट बाद अगर आपको थोड़ा गला सूखा, मुंह सूखा सा लग रहा है, तो आप थोड़ा बहुत सिप सिप करके पानी ले सकते हो। गर्म पानी लोगे तो वो ज्यादा रिकमेंडेड है, मतलब थोड़ा वार्म वाटर, तो वो। और अगर आपको भर के पानी पीना है, लाइक 1 गिलास 2 गिलास, तो उसके लिए थोड़ा वेट आप कर सकते हैं। 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक का आप वेट कीजिए, मतलब इस बीच का अगर कर सकते हैं 30 मिनट का तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 15 मिनट का 20 मिनट का कर लीजिए, और उसके बाद में आप फिर वो भर के वाला पानी पी सकते हैं। सो ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप। और अगर किसी को बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील होती है, तो इसके लिए बोला जाता है कि आप सब्जी भी खाओ और कुछ लिक्विड भी खाओ साथ में, जैसे कि दाल अपनी मील में जरूर से शामिल करो, कोई ग्रेवी वाली सब्जी आप ले सकते हो, एक सूखी सब्जी, एक ग्रेवी वाली सब्जी, या आप छाछ या रायता ले सकते हो। तो उससे क्या है ना कि आपका जब खाना आप खाओगे तो वो बहुत ज्यादा ड्राई नहीं लगेगा, कुछ लिक्विड चीज भी साथ में होगी। सो इस तरीके से आप खाओगे तो वैसे भी बहुत ज्यादा पानी पीने का मन नहीं करेगा, थोड़ा बहुत मन भी करे तो आप हल्का सा सिप सिप करके ले सकते हो, एंड आफ्टर 30 मिनट्स देन यू कैन टेक लाइक फुल पूरा पानी जितना आपको पीना है। नेक्स्ट कमेंट और कोई भी नहीं है। यही थे सारे कमेंट्स जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे, एंड आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो। लाइक करना इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो, और भी ऐसे कमेंट्स करते रहिए मेरे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।